आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जनहित देखना शुरू कर चुके हैं आप। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले को कल 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। आज पाकिस्तान का 13वां, मेरा मतलब कि पाकिस्तान में भारत की दहशत का 13वां दिन है। कई बार एक बार में काम तमाम हो जाने से ज्यादा बुरा होता है रोज रोज डर डर के तिल तिल कर मरना। बस समझिए वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। और अब तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, भारत जब भी हमला करेगा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। सिर्फ 4 दिन में उसका काम तमाम हो जाएगा। सिर्फ 96 घंटे लगेंगे पाकिस्तान का आतंकी खेल खत्म होने में, क्योंकि चौथे दिन के बाद उसके पास ना तो लड़ने लायक गोला बारूद बचेगा और ना ही हिम्मत, ना ही खजाने में इतने पैसे होंगे कि बम गोले तो दूर 4 पटाखे भी छोड़कर अपने दिल को तसल्ली दे सके। पाकिस्तान के सिर्फ 4 दिन में चारों खाने चित होने की नौबत क्यों आई, आज विस्तार से आपको बताएंगे। और शुरुआत उसे डराने वाली तस्वीरों से करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ का ताजा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने आज अपने एक्स अकाउंट से यह वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सीधा संदेश आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने के लिए अपनी तैयारी दिखाई। इन्हें कम से कम वक्त में हथियारों के साथ बॉर्डर पर पहुंचाने के लिए भारत का ग्लोब मास्टर तैयार है। अब पाकिस्तान में खौफ की दूसरी पिक्चर देखिए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आज प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर जाकर मिले। पीएम मोदी से एयर चीफ की 1-to-1 मीटिंग थी। इसमें कोई और नहीं था। इस मीटिंग ने पाकिस्तान में भारत के हमले का डर और बढ़ा दिया। सीसीएस की 2 बैठकों और तीनों सेना प्रमुखों से एक साथ मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ घंटे भर मीटिंग हुई और इसके बाद आज उन्होंने एयर चीफ के साथ बैठक की है। पाकिस्तान में दहशत है कि अब पीएम मोदी भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी ऐसे ही मुलाकात करेंगे और डर है उसी के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला बोल देगा। तो प्रधानमंत्री सेना को समय और लक्ष्य चुनने की छूट पहले दे चुके हैं। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा हमला कब किस दिशा से होगा और भारत की सेना शुरू कहां से करेगी, आसमान से करेगी, जमीन से करेगी या इस बार वार होगा समंदर से। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की इस बेचैनी को और बढ़ाया। पाकिस्तान गलती से भी कहीं अगर ये सोच रहा हो कि भारत अपना इरादा बदल सकता है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साफ कह दिया है, बदला तो लिया जाएगा और ऐसा बदला कि पाकिस्तान याद रखेगा। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। भारत की तीनों सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। हर रोज पाकिस्तान को एहसास करा रही हैं कि पहलगाम में हमला करके उसने जिस छत्ते को छेड़ा है, ये हिमाकत इस बार पाकिस्तान का वजूद मिटा डालेगी।
जवाब में पाकिस्तान की सेना भी अभ्यास कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की वॉर ड्रिल की असलियत क्या है, उसके कुछ नमूने अब टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज का ये वीडियो जो उसने 1 मई को रिलीज किया, ये ड्रिल आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मौजूदगी में हुई। ड्रिल के बाद मुनीर ने टैंकर पर खड़े होकर अपने जवानों को एड्रेस किया, अल्लाह अकबर के नारे लगवाए। और दूसरा वीडियो पाकिस्तान नेवी की ड्रिल का, एक युद्धपोत पर पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने अपना शानदार वीडियो बनवाया, अपने जवानों के बीच तकरीर की, कहा कि कौम को बहुत उम्मीदें हैं, हमें खुद को साबित करने का मौका मिला है। जबकि तथ्य यह है कि पाकिस्तान की फौज 4-4 युद्ध में भारत के आगे टिक नहीं पाई है। उसकी नेवी का यह हाल है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एटमी सबमरीन तक पाकिस्तान की नेवी के पास नहीं। लेकिन 1 मई को ये 2 वीडियो रील्स अपलोड करने के बाद से जनरल मुनीर और एडमिरल अशरफ का कोई अता पता नहीं। खुद पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत से जंग में हुकूमत पाकिस्तानियों को वीडियो रील से बहला रही है और एटम बम की डींगे हाँकने के अलावा कुछ और उसके पास चारा नहीं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री के बाद अब पाकिस्तान के रूस में राजदूत ने भी एटमी धमकी दी है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. देखिए, युद्ध क्षमता इससे पता चलती है कि किसकी मिसाइल कितनी दूर तक मार कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त रेस लगी हुई है कि भारत के खिलाफ कौन कितनी लंबी लंबी फेंक कर अपने मुल्क को बहला सकता है। पाकिस्तानी चैनल्स पर बोला यह जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस और S-400 पाकिस्तान के आगे फेल हैं। सुन लीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है और इंडिजनाइजेशन की है अपने एयर डिफेंस वेपन्स में। और इसके अंदर हमारे पास आज यू विल बी वेरी हैप्पी टू नोट दैट वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ शूटिंग डाउन इवन ब्रह्मोस मिसाइल। जंग बेशक हौसले से लड़ी जाती है, लेकिन यह हौसला भी तभी आता है जब लड़ने वाले के पास लड़ाकू जहाजों की भरमार हो, टैंकों की लंबी कतार हो और मिसाइल्स का, गोला बारूद का भंडार हो। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आम पाकिस्तानियों के होश उड़ा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक्चुअल रिपोर्ट पाकिस्तानियों को ना तो उसकी हुकूमत ही बताएगी और ना ही जनरल मुनीर की आर्मी बताएगी। रिपोर्ट यह है कि भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान की सेना 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी। ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे भारत का हमला झेलने की कुव्वत है पाकिस्तान की सेना में। इसकी वजह पाकिस्तान के पास गोला बारूद की भारी कमी। पाकिस्तानी सेना के पास M109 हवित्जर के लिए 155 mm के जो गोले हैं वो बहुत ही कम बचे हैं। BM-21 सिस्टम के लिए 122 mm की रॉकेट भी कम है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। शहबाज सरकार के पास देने को पैसा नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान की। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये कि भारत से हर मोर्चे पर जंग हुई तो पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन में घुटने टेक देगा। 4 दिन बाद टैंकरों में लोड करने के लिए गोले नहीं होंगे, न लॉन्चर से दागने के लिए रॉकेट होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 1967 की लड़ाई 17 दिन में खत्म हुई थी। 1971 की जंग 13 दिन में खत्म हुई। 1999 में करगिल की लड़ाई पूर्ण युद्ध नहीं थी, इसीलिए 60 दिन चली। लेकिन 2025 में अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान को हारने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मई को पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो गोला बारूद आएगा कहां से, उसकी बहुत कमी है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर होते वक्त गोला बारूद की कंगाली की तरफ इशारा किया था। साफ कहा था कि ऐसे में भारत से जंग हुई तो पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की आर्मी यूक्रेन से डॉलर कमाने के चक्कर में गोला बारूद के अकाल की अनदेखी करती रही और अब पाकिस्तानी सेना फंस गई है बुरी तरह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को भारी गोला बारूद बेचा। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से 5 बार रोमानिया की उड़ानें भरी गईं। फरवरी मार्च 2023 में यूक्रेन को 42,122 mm BM-21 रॉकेट्स बेचे गए। यूक्रेन को 60,155 mm होवित्जर गोले, 13,122 mm रॉकेट्स बेचे गए। ये जो डिफेंस डील है, इसमें पाकिस्तान ने 364 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए थे।
इन रक्षा सौदों की तस्दीक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की। बताया था कि 2022-23 में पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपोर्ट 3000% तक बढ़ा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डर से बचने के लिए शहबाज सरकार ने कभी इसे नहीं माना कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार बेचने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान में ये तो उस वक्त को लेकर बेचैनी जब भारत उस पर हमला करेगा, लेकिन भारत का अब तक हमला ना करना भी पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। युद्ध की एक एक आहट उसे कंगाल बना रही है। दरअसल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से 18,000 सैनिक पीओके शिफ्ट किए। आर्मी की तैनाती पर पाकिस्तान का रक्षा खर्च अचानक बढ़ गया। 22 अप्रैल से पहले सेना का खर्च महीने में $3.2 मिलियन था, जो 22 अप्रैल के बाद बढ़कर महीने का $96 मिलियन हो गया है। युद्ध की आशंका से ही पाकिस्तान की मार्केट पोजीशन दुनिया में बुरी तरह खराब है। आईएमएफ ने जीडीपी अनुमान घटाकर 3.2% कर दिया है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज अभी से आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी अफरा तफरी और क्या होगी कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपने आतंकवादी अंडरग्राउंड कर दिए। पीओके में मस्जिदों में नमाजें बंद कर दी गई हैं, मदरसों में ताले जड़ दिए गए हैं, बच्चों को बंदूकें थमा दी गई हैं। उनके वीडियो बनाकर पाकिस्तानियों में झूठा हौसला भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली बेचैनी आप इससे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का कल जॉइंट सेशन बुलाया है। बुलाया तो इस नाम पर कि पहलगाम हमले पर भारत के आक्रामक रवैये की बुराई की जाए, लेकिन असल मकसद ये ढूंढना है कि अब बचने का रास्ता क्या हो। और पाकिस्तानी नेताओं की मेंटल कंडीशन, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद हैं शेर अफजल खान मरवत, उनके बयान से आप समझ सकते हैं। नाम में भले ही शेर जुड़ा हो, लेकिन शेर अफजल खान कह रहे हैं कि मोदी का इरादा बदलने वाला नहीं, और अगर जंग हुई तो ये सांसद कह रहे हैं कि वो तो देश छोड़ देंगे, लंदन भाग जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो सुना आपने, ये हाल पाकिस्तानियों का। चंद रोज पहले रिपोर्ट थी कि जनरल आसिम मुनीर ने भी डर के मारे परिवार को विदेश शिफ्ट कर दिया। यही पाकिस्तान में हुकूमत का ट्रेंड रहा है कि मार पड़े तो सबसे पहले भाग जाओ। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि हर एक जंग में उसके नेता और फौजी सबसे पहले पीठ दिखाकर भागे हैं, लेकिन लगता नहीं कि आसिम मुनीर को भागने का मौका इस बार मिलेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान के उस चेहरे को आप देख रहे हैं जो मजहब के नाम पर हमारे देश में नरसंहार कराने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार। ये जिहादी जनरल पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल रहा है और साथ ही पाकिस्तान की सेना में कट्टरवाद का वो जहर घोल रहा है जिससे आतंकवाद की नई उपज पैदा होती है। मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सबसे भयानक चेहरा जनरल आसिम मुनीर, जिसकी तुलना पाकिस्तान के उस जनरल से हो रही है जिसने पाकिस्तान की फौज में पहली बार कट्टरता का जहर खोला था। आज मैं मौलाना मुनीर की आतंकी कुंडली आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी पहलगाम हमले के बाद क्यों ये चेहरा इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर 1 है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है। 16 अप्रैल 2025 की ये तस्वीरें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की है। आप इस शख्स का अंदाज देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ इसके गंदे दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. भाषण के दौरान पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपनी जिहादी सोच को भी साफ साफ उजागर कर हिंदुओं के खिलाफ नफरती बोल रहा था। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. जिहादी जनरल पहलगाम से करीब 225 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था और जिहादी जनरल के भाषण के कुछ दिन बाद ही खूबसूरत कश्मीर के पहलगाम को आतंकियों ने लहूलुहान कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरा देश आज बेहद गुस्से में है।
और अपने दुश्मनों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। ऐसे में सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड आसिम मुनीर। अमेरिका के मुताबिक दूसरा ओसामा बिन लादेन यानी आसिम मुनीर। वो आसिम मुनीर जो कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताता है। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। ये वही आसिम मुनीर है जो लगातार भारत के खिलाफ खूनी मुहिम चलाता रहा है। हम आपको याद दिला दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के वक्त आसिम मुनीर ISI चीफ था और अब जब ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है तब पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। कि मदरसा का प्रोडक्ट डायरेक्ट फौज में आ सकता है, और मतलब फॉर्मल एजुकेशन हो या ना हो, मदरसा का प्रोडक्ट है और मुनीर उसी मदरसा का प्रोडक्ट है। तो पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है, ये पूरी तरह से आतंकी है, इसका सोच आतंकी है। ऐसा नहीं है कि आसिम मुनीर के जहन में जहर कोई नया भरा हुआ हो। पाकिस्तान में अब तक जितने भी आर्मी चीफ हुए हैं उनमें से आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो जनरल हैं जो न सिर्फ धार्मिक रूप से कट्टर हैं बल्कि हिंदुओं से नफरत भी करता है। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि आसिम मुनीर का इतिहास है क्या, कैसे और कब वो एक कट्टरवादी बन गया। बंटवारे से पहले आसिम मुनीर का परिवार भारत में ही रहता था। बंटवारे के बाद मुनीर के पिता जालंधर से पाकिस्तान के रावलपिंडी चले गए। मुनीर के पिता रावलपिंडी के स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के एक मदरसे दारुल तजवीद में हुई थी। बचपन से ही आसिम मुनीर के जहन में धार्मिक कट्टरता की भावना पैदा होने लगी। जिहादी मुनीर के भाषणों में भी उसकी इस कट्टरता को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। अब आपको बताते हैं कि आज आर्मी के टैंक पर चढ़कर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश करने वाला आसिम मुनीर कैसे सेना प्रमुख तक के पद तक पहुंच गया। आसिम मुनीर ने 25 अप्रैल 1986 को अपना सैन्य करियर शुरू किया। सऊदी अरब में सैन्य अताशे के रूप में सेवा देते कुरान को पूरी तरह याद कर लिया, जिसके बाद उसे हाफिज कुरान की उपाधि मिल गई। आसिम मुनीर अंग्रेजी, उर्दू और अरबी में आसानी से बात कर सकता है। नवंबर 2022 में कमर जावेद बाजवा ने उसे सेना प्रमुख बनाया था। आर्मी चीफ बनने के बाद आसिम मुनीर अक्सर अपने भाषणों में कुरान की आयतें और इस्लामी सिद्धांतों का जिक्र करता है। वो तो सिलेबस लेड आउट किया उन्होंने कि एक टेररिस्ट को तैयार करने के लिए इस प्रकार से तैयारी होगी, इसको पहले इस उम्र में भर्ती करो, फिर इस तरह से ल्योर करो, फिर इस तरह से पैसे दो, फिर इस तरह से जिहाद पना सिखाओ उसको। तो एक उन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। आखिरी मिनट में उन्हें कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। यानी साफ है कि कैसे आसिम मुनीर अपनी सेना के भीतर आतंकवाद के बीच बोता आ रहा है। अगर इमरान खान के दिन गर्दिश में ना आए होते तो आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आसिम मुनीर अपनी हरकतों से बाज आ जाता, क्योंकि जब पुलवामा हुआ तब यही आसिम मुनीर ISI चीफ था। पाकिस्तान आर्मी में कट्टरता के जो बीज जियाउल हक ने बोए, आसिम मुनीर ने फौज में उस जहर की डोज डबल कर दी। आपको बता दें कि आसिम मुनीर का पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनना इतना आसान नहीं था,
क्योंकि जो आसिम मुनीर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को सलाम करता था, उस आसिम मुनीर को इमरान खान फूटी आंख भी नहीं पसंद करते थे। लेकिन वो शहबाज शरीफ की आंख का तारा बन गया और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा का बड़ा वफादार हो गया। फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और उस दौरान आसिम मुनीर ISI चीफ था। मुनीर के नेतृत्व में ISI लगातार भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ा रहा था, तो वहीं इमरान खान ने आसिम मुनीर का ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी कर दिया। हालांकि इमरान खान ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए यह हथकंडा अपनाया था। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में आसिम मुनीर तब जांच के घेरे में लेना चाहता था, जबकि इमरान खान लगातार अपने समर्थकों के जरिए पाकिस्तान की सेना पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. हालांकि अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के गुस्से को देखते हुए मौलाना मुनीर के पैर कांप रहे हैं और वो शहबाज शरीफ के साथ जेल में बंद इमरान खान से मदद की गुहार भी लगा रहा है। इमरान खान के समर्थक और उनकी पार्टी के लोग आसिम मुनीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना में धार्मिक कट्टरता का जहर आसिम मुनीर ने ही डालना शुरू किया। इसकी शुरुआत जिया-उल हक के शासनकाल से ही हो गई थी। अमेरिकी लेखक स्टीफन कोहेन अपनी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान 2004 में लिखते हैं, जिया-उल हक के दौर में इस्लामीकरण शराब पर पाबंदी से आगे बढ़ गया। ज्यादा अधिकारी दाढ़ी रखने लगे और कैंट के इलाकों में भी इसका असर दिखाई देने लगा। जिया-उल हक भी हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस्लाम के पालन पर निर्भर करता है। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आतंक के आकाओं को भारत मिट्टी में मिलाएगा, तो आज खुद पाकिस्तान के अपने मंत्री, अपने सांसद ये स्वीकारते हैं कि उन सब ने अपने परिवारों के टिकट बाहर के लिए करा दिए हैं। किसी ने इंग्लैंड के कराए, किसी ने किसी दूसरे मुल्क के कराए हैं। तो आतंक के आकाओं को पनाह पहले दी जा रही थी, आज उन्होंने अपने हथियार पहले ही डाल दिए हैं। इंतजार अब इस बात का है कि पाकिस्तान के इस नफरती जनरल को कब और कैसे सबक मिलता है। पाकिस्तान बिना लड़े हार की कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है। अभी तो भारत की बारूदी स्ट्राइक शुरू भी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ता दिख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऐसी घेराबंदी की कि पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी हैं। भारत ने कैसे आतंकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का मुकम्मल इंतजाम किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम के पापी पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की एंट्री बंद। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत का आसमान बंद। पाकिस्तान जाने का रास्ता अटारी बॉर्डर बंद। भारत से पाकिस्तान आना जाना पूरी तरह बंद। पाकिस्तान से चिट्ठी पत्री बंद। आतंकी मुल्क का पानी बंद। कुल मिलाकर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का आगाज हो चुका है। बस पहलगाम आतंकवादी हमले के मुजरिम आतंकिस्तान का आखिरी अंजाम बाकी है। पाकिस्तान में अगर कारखाने हैं तो वो सिर्फ आतंकी पैदा करते हैं। पाकिस्तान अगर निर्यात करता है तो सिर्फ आतंकवाद का करता है। ये तो पाकिस्तान की जगजाहिर नीति है। लेकिन इस कंगाल मुल्क में तंगहाली से गुजरते आम पाकिस्तानियों पर रहम की खातिर भारत ने जरूरी चीजों के आयात निर्यात को जारी रखा, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान से भारत ना के बराबर आयात करता था,
क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सीमा पार से आयात पर 200% टैरिफ लगा दिया गया। लेकिन ये आतंकी पड़ोसी बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर रहा। यही वजह है 2024-25 के शुरुआती 9 महीने में पाकिस्तान ने भारत से करीब 3,800 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जबकि भारत ने इस दौरान पाकिस्तान से सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए का आयात किया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब कारोबारी रिश्तों पर पूर्ण विराम लग गया है, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचना लाजमी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज से पाकिस्तान की बदहाल आवाम की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी कि आतंकिस्तान ने एक बार फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पहलगाम आतंकी हमले की कीमत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कितनी महंगी पड़ने वाली है, इसका अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप पाकिस्तान पर कारोबारी स्ट्राइक में छिपे संदेश को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से समझिए। ये निर्णायक कदम है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। इससे पहले भारत सिंधु जल संधि स्थगित कर पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर दिखा चुका है, जो पहले से ही गृह युद्ध की आग में जल रहे इस मुल्क की बर्बादी का अंतिम अध्याय साबित हो सकता है। जो इंडस वाटर का क्लोजिंग कर दिया था पहले, और उस क्लोज करने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और पड़ेगा उसका। उनके किसानों की खेती नहीं होगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और जो मछली का ट्रेड करते थे वो भी नहीं मिलेगा। तो उनकी इकोनॉमी जो पहले से ध्वस्त हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उनको खाने के लिए अभी अनाज नहीं है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। बिन सिंधु जल पाकिस्तान कैसे छटपटाएगा, उसका हिसाब भी देखिए। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर खेती पर निर्भर है, जो उसकी जीडीपी में 24% का योगदान करती है। खेती किसानी से ही पाकिस्तान के 37.4% लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में जरा सोचिए, सिंधु में पानी का प्रवाह बंद हुआ तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। तभी तो इस देश के तमाम बड़बोले नेता बिलबिलाए हुए हैं, सिंधु का पानी रोकने पर खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकवादियों का खर्च उठाती है, लेकिन बाकी अवाम को उनके हाल पर छोड़ देती है। तभी तो पाकिस्तान की एक और पहचान अरब मुल्कों में भिखारी निर्यात करने वाले मुल्क की बन गई है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत से पंगा लेकर जनरल आसिम मुनीर ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जिहादी जनरल ने भारत के कहर से बचाने के लिए अपने परिवार को तो विदेश भेज दिया, लेकिन बाकी पाकिस्तानियों को तिल तिल कर मरने को मजबूर कर दिया है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इसी को कहते हैं खाने को नहीं दाने और चले परमाणु बम चलाने। आटे के लिए महामारी की ऐसी तस्वीरें जल्द ही फिर से पाकिस्तान में सरेआम होने वाली हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जिस कर्ज पर पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही थी, उसे रोकने पर खुद पाकिस्तानी हुकूमत तूल गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी का बंदोबस्त हो चुका है। खबर है कि आतंकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त रुक सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने इसका डोजियर तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की गाड़ी इन दिनों विदेशी कर्ज पर चल रही है। बड़े जतन के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पिछले साल $7 बिलियन का कर्ज हासिल किया था। इस कर्ज में से $1 बिलियन की रकम तो फौरन मिल गई और बाकी $6 बिलियन 3 साल में मिलने थे। इसी सिलसिले में 9 मई को IMF की समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें पाकिस्तान को मिलने वाली कर्ज की अगली किश्त पर फैसला हो सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे $1.3 बिलियन का नया कर्ज भी मिल सकता है।
लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद खबर है कि पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर रोक लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में फिर से त्राहिमाम मचना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे सिर्फ 3 महीने का इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब भारत का आक्रोश है। $6 बिलियन जो IMF से फंड मिलने वाला था, भारत उसको भी रुकवा रहा है। और भारत जो है अभी पाकिस्तान को जो FATF की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डलवा रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ से शिकंजा अभी कसा गया है और उसका जो बिल्कुल हालात ख़राब हैं, बिना युद्ध लड़े जो है पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। अगर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शुमार हुआ तो IMF और दूसरे इंटरनेशनल बैंकों से उसे कर्ज मिलना नामुमकिन समझिए, क्योंकि ऐसा अतीत में हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोपी देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से पहले की अंतिम चेतावनी होती है और ये चेतावनी पाकिस्तान को पहले भी कई बार मिल चुकी है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का पुराना नाता रहा है। उसे पहली बार 2008 में इस सूची में डाला गया था, लेकिन 2009 में हटा दिया गया। इसके बाद 2012 से 2015 के बीच भी पाकिस्तान FATF की इसी लिस्ट में रहा। फिर 2018 में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आया, जिससे छुटकारा उसे 2022 में जाकर मिल सका। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकियों की घोषित पनाहगाह सूची में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का खेल खत्म समझिए। FATF में 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इनमें से 23 देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। इस तरह से अगर इन देशों ने भारत के प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो FATF की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आना तय समझिए। पाकिस्तान को शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि उसे IMF से कर्ज की नई किश्त नहीं मिलने वाली। ऐसे में उसने अपने सदाबहार मददगार चीन के सामने एक बार फिर हाथ फैलाया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से $1.4 बिलियन का नया कर्ज मांगा है। पाकिस्तान पर चीन का पहले से $29 बिलियन का कर्ज है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार भी चीन अपने गुलाम पाकिस्तान को बचाने आगे आएगा? पाकिस्तान को बॉयकॉट करें, सरकारों को दुनिया की बोला जाए बॉयकॉट करो पाकिस्तान, जिस भी रूप में कर सकते हो। कोई नया निवेश मत करो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप मत करो वहाँ पर। अगर आप करते तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि आप इस बॉयकॉट को फॉलो नहीं कर रहे। जाहिर है अगर किसी भी देश ने पाकिस्तान की मदद में कोई कदम उठाया तो उसे भी आतंकवाद का हिमायती ही माना जाएगा। ऐसे में अब चीन हो या कोई और मुल्क, आतंकिस्तान के साथियों को बेनकाब और बाइकॉट करना भी जरूरी है। आप ऐसी कई बीमारियों के बारे में जानते होंगे जिनके लक्षण इंसानी शरीर पर तुरंत नजर आने लगते हैं। जैसे बुखार होने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ने घटने पर सांस फूलने लगती है। लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण अचानक नजर आते हैं और तब जाकर पता चलता है कि ये तो गंभीर बीमारी है और पूरे शरीर में फैल चुकी है। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के ठीक बाद भारत को भी एक ऐसी ही बीमारी का पता चला जो देश के हर राज्य और हर शहर तक अपनी जड़ें जमाए हुए है। भारत में पाकिस्तान से आई न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत में शादी की, यहां बच्चे पैदा किए और यहीं बस गई। ऐसे भारतीयों की भी कोई गिनती नहीं जिन्होंने अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों से रिश्ते किए और उन्हें भारत बुलाकर यहीं पर बसा दिया। भारत में फैले इस संक्रमण का पता तब चला जब पहलगाम हमले के फौरन बाद विदेश मंत्रालय ने भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने वाला आदेश जारी किया। इसके बाद तो पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर उन पाकिस्तानियों की कतार लग गई जो अलग अलग वजह बताकर भारत आए और देश के तमाम हिस्सों में बस गए। ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा संख्या उन पाकिस्तानियों की जो बरसों से हिंदुस्तान के शहरों में प्रेगनेंसी टूरिज्म कर रहे थे। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे शोहर को बांटा जा रहा है। माँ से बच्चे जुदा हो रहे हैं,
घर परिवार टूट रहे हैं। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए। बच्चा कैसा रह सकता है? मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ूंगी? जिंदा तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। आपने अभी जिन महिलाओं को देखा सुना, उनमें से कई ऐसी हैं जो भारतीय हैं, लेकिन उनके परिवारों ने भारत की बजाय उनका निकाह जो है वो सरहद पार बसे पाकिस्तानी मर्दों से किया। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो है तो भारत के, लेकिन रिश्ते जोड़ने की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी की, उन्हें यहाँ भारत लाए और पूरा परिवार यहाँ बसा लिया। दोनों देशों को मायका भी बना लिया और ससुराल भी। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने हाल ही में वीजा नियमों को ताक पर रखकर भारत में पाकिस्तानी लड़कियों की शादी करने और रहने पर सवाल उठाए। निशिकांत दुबे ने इसे पाकिस्तान की नई साजिश बताते हुए भारत में कई साल से रह रहे ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने है। लगभग 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी करके यहां रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। अंदर से घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे? कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और पाकिस्तान हमारे यहां जो तबाही पैदा किया है, जो हमारे लोगों को मारा है, और उसको जिन लोगों ने यहां साथ दिया है या जिन लोगों ने साथ देने की मंशा से यहां शादी का बहाना बनाया है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बॉर्डर बंद किए जाने के बाद अटारी वाघा पर जिस तरीके के भारत में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं की भीड़ लगी और जिस तरह उन्हें भारत में रहने की ही गुहार लगाते, अपने परिवार और बच्चों का वास्ता देते देखा गया, उसके बाद ये सवाल चर्चा में गहरा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी महिलाएं यहां क्यों रह रही थी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारत में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है तो फिर पाकिस्तान से ही बहुएं ब्याह कर लाने का ये किस तरह का ट्रेंड है। सवाल ये भी कि शादी के बाद भी इनके पास अपने मायके यानी पाकिस्तान की ही नागरिकता क्यों है? ऐसी आखिर वजह क्या है? पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ये फितरत जम्मू के मुनीर अहमद को मालूम थी। इसके बावजूद सीआरपीएफ के जवान मुनीर ने निकाह के लिए पाकिस्तानी मीनल को चुना। सीआरपीएफ से निकाह की इजाजत नहीं मिली, फिर भी मुनीर ने पिछले साल 24 मई को पाकिस्तान की मीनल से वीडियो कॉल पर शादी की और पाकिस्तानी बीवी को 15 दिन के वीजा पर जम्मू बुला लिया। 22 मार्च को वीजा की मियाद खत्म हो गई, लेकिन मुनीर ने मीनल को चोरी छिपे अपने घर में रखा। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद मुनीर की दुल्हन की विदाई का भी अब वक्त आ गया। हालांकि कानून का सहारा लेकर मीनल अब भी भारत में है, लेकिन मुनीर को सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे घर में अपने डिपार्टमेंट के 3-4 लोग आते हैं, एक लेटर लेके आते हैं, तो लेटर मुझे रिसीव करवाया। तो जब मैंने उस लेटर में पढ़ा तो उसमें उन्होंने 2 रीज़न लिखे हैं मेरी डिसमिस के पीछे। एक तो उन्होंने लिखा है कि जवान ने टाइम टू इन्फॉर्म नहीं किया, जो कि मेरे पास प्रूफ है, कागज़ हैं मेरे पास। दूसरा उन्होंने लिखा है कि उसमें निकाह शादी के लिए नहीं बताया, तो निकाह के लिए बताया। निकाह ही तो शादी होती है, हैं? मैं इसके खिलाफ कोर्ट में ज़रूर जाऊंगा। ये तो जो कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं, और आपके सामने है ये सब चीज़ें, और डिपार्टमेंट इस चीज़ को मान भी रहा है। तो पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो तनाव बढ़ा, इन खबरों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि तमाम बंदिशों के बावजूद आखिर इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारत आ कैसे जाते हैं, उन्हें हर तरह के वीज़ा मिल कैसे जाते हैं, और ये भी कि वीज़ा की मियाद खत्म होने पर भी ये भारत में रह कैसे लेते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कई तरह के वीज़ा मिलते रहे हैं, जैसे वीज़ा ऑन अराइवल, भारत घूमने आने वालों के लिए ये टूरिस्ट वीज़ा, पाकिस्तानी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीज़ा, पत्रकारों के लिए जर्नलिस्ट वीज़ा, कलाकारों के लिए फिल्म वीज़ा, धार्मिक पर्यटन के लिए 2 तरह के वीज़ा, तीर्थ और तीर्थ समूह वीज़ा, भारत में पर्वतारोहण के लिए माउंटेनियरिंग वीज़ा, भारत से किसी के बुलावे पर विजिटर वीज़ा, कारोबार के लिए बिजनेस और ऑफिशियल वीज़ा, सरकारी अफसरों के लिए डिप्लोमेटिक वीज़ा
और सबसे ज्यादा मेडिकल और मेडिकल अटेंडेंट वीजा। पढ़ाई से लेकर पर्यटन के नाम पर पाकिस्तानियों का वीजा लेकर भारत आना और फिर गायब हो जाना, ये कोई नई बात नहीं। ये सिलसिला बरसों का रहा। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने 14 तरह के वीजाज रद्द करके पाकिस्तानियों को वापस जाने को कह दिया, लेकिन अब भी पाकिस्तान की न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो वीजा एक्सपायर होने के बावजूद अपने पूरे कुनबे और पाकिस्तानी नागरिकता के साथ भारत में ही एक लंबा दौर गुजारती रही हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया, जहां पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई जांच में पाकिस्तान से आए 24 लोगों का पता चला है। इनमें 22 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। ये महिलाएं शादी के बाद भारत में बस गईं। इन 22 महिलाओं ने कुल 95 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से सिर्फ एक महिला के 9 बच्चे। उनमें से कई बच्चों की भी अब शादियां हो चुकी हैं और अब इस परिवार में करीब 500 लोग हैं। इन पाकिस्तानी महिलाओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है, लेकिन कई बरस बीत जाने के बाद इन महिलाओं ने अब तक भारतीय नागरिकता नहीं ली। सरहद पार से आई इन पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा हासिल किया और भारत आने के बाद उसी वीजा के दम पर ये पाकिस्तानी महिलाएं दशकों से भारत में प्रेगनेंसी टूरिज्म पर हैं। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों और प्रशासन की नींद टूटी, तो अब मुरादाबाद की इन पाकिस्तानी बहुओं की तफ्तीश शुरू हुई है। 22 लोग हैं एलवे वीजा पे और उसके बाद 2 रेफर्ड केसेस हैं, यानी टोटल 24 लोग हमारे यहाँ हैं और इन सब लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड्स है। हम लोग सब पे हमारी जो एक रूटीन जो हमारी सर्वेलेंस है वो सब की जा रही है। वैसे पाकिस्तान की मरम्मत का इंतजार है। देर सवेर ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि पाकिस्तान की फितरत और हरकत को जानते बूझते हुए भी विदेश मंत्रालय और पूरा सुरक्षा तंत्र ऐसे गंभीर मामले पर अब तक आंखें मूंदे क्यों रहा। भारत में बेरोक टोक डेरा जमाए अनगिनत पाकिस्तानियों के वीजाज रद्द होने के बावजूद उन्हें वापस उनके मुल्क क्यों नहीं भेजा गया। जिस तरह अमेरिका में घुसे बाहरी देशों के लोगों को निकाल दिया गया है। आतंकवादियों के एक मददगार ने आज खुद अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक इस ओवरग्राउंड वर्कर ने सेना को आतंकवादियों का एक ठिकाना भी दिखाया था। पुलिस के मुताबिक इस ओवरग्राउंड वर्कर ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों और कई आतंकवादी ठिकानों की जानकारी इसके पास थी, लेकिन जब इसे दूसरे ठिकाने की ओर ले जाया जा रहा था तब इसने कुलगाम नाले में छलांग लगा दी। इस घटना का एक ड्रोन फुटेज जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज अहमद मागरे नाम का ये शख्स उसी गांव में रहता था जहां पहलगाम हमले के एक दिन बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी भी हुई थी। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस मामले की जांच की मांग कर रही हैं। इस पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने जांच का भरोसा भी दिया है। तो जनहित में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।